लगातार बड़ी खबर आ रही है, वो बताना होगा दर्शकों को कि हलचल तेज हो गई। अमित शाह भी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी खेमे में हलचल देखिए बहुत तेज हो गई है। और आलोक जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। आप जरा बताएं आलोक जी, क्या दलित और ओबीसी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और अब जो हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, इस पर आप जल्दी से रिएक्शन दें। कहीं पर हम जीते हैं, कहीं पर हारे हैं और कहते हैं न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पत्थर जो मिला यादी सही वादी से। लेकिन जहां पर हमें हमारी उम्मीदों के हिसाब से वोट नहीं मिले, निश्चित रूप से हम पर बैठेंगे, उसकी समीक्षा होगी। बहुत सारी वजह होती है और मुझे लगता है कि मैं फौरी कोई बात उस पर कह दूं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर इलाके का अपना एक शरीफ होता है, अपना एक समीकरण होता है। राजनीति 2+2 4 का गेम नहीं है, केमिस्ट्री भी है। कहाँ केमिस्ट्री हमारी कुछ कमजोर रही, कहाँ हमारे विरोधियों की केमिस्ट्री कहीं ठीक ठाक रही, कि समझने का समय आएगा। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा जल्दी है। सुर बदले से नजर आ रहे हैं। क्या जो बात की जा रही थी दो लड़कों की जोड़ी की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसको हल्के में भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया? क्या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से? क्योंकि अभी सुर बदले नजर आ रहे हैं, आत्मचिंतन की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? योगेश जी बोलिए। देखिए, जहाँ तक बात है कॉन्फिडेंस की या ओवर कॉन्फिडेंस की यूपी को लेके या मतलब बाकी सीट्स को लेके, ये कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी होती है कि अपने अपोनेंट को थोड़ा डिवैल्यू करा जाए, उसको थोड़ा डिमीन करा जाए, उसको थोड़ा सा कमतर करा जाए। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी थी कि ये दो लड़कों की जोड़ी कुछ नहीं कर पाएगी, पहले वाला जो कॉम्बिनेशन था उसकी तरह, हाँ। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर पाई। जो अटैक करना चाहिए था बीजेपी को, वो इनके इंडिविजुअल कामों पे करना चाहिए था। जब ये गवर्नमेंट में थे, इन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, बजाय इसके एकदम इस तरह से डिवैल्यू करना कि ये दो शहजादे, जैसे बीजेपी में कई बार इनको बोला गया है, ये जिस तरह से तंज कसे गए, जिस तरह से मतलब जो नैरो डाउन करा गया, पिन डाउन करा गया, वो थोड़ा मैनेज नहीं हो पाया सीट्स के लेवल पे। क्योंकि जहाँ पे आपके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे, उसमें आप कुछ कर नहीं पाए। पेपर लीक का मामला था यूपी में, वो इतना बड़ा मामला था कि आप उसे मतलब उसका एक्सप्लेनेशन क्या दे पाएंगे चुनाव के दौरान? कोई ऐसा गारंटी या कोई ऐसा कुछ तो आप ये योगेश जी मांग रहे हैं कि साथ में एक और पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूंगी, सबका साथ में जवाब दीजिएगा कि क्या जो बीएसपी के वोटर्स हैं वो भी साथ में चले गए एसपी कांग्रेस के? बिल्कुल। जो मैंने जो पहले बात बोली अभी आप ही के चैनल में, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपने टिकट बांटे और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना नैरेटिव सेट करा कि अगर 400 पार आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, ये जो फियर फैक्टर यूज करा गया या इंडिया गठबंधन के द्वारा इसको स्प्रेड करा गया, इससे दलित बहुत सहमा हुआ और बहुत घबराया हुआ रहा, जिसकी वजह से उसने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के अपनी कोर वोटर जो बीएसपी का था वो शिफ्ट करा है समाजवादी पार्टी में भी और इंडिया गठबंधन में। बहराइच से बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। बीजेपी रोकना चाहूंगी आपको योगेश जी, लौटूंगी, बड़ी खबर मिल रही है। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं, आनंद कुमार की जीत हो गई है। अब जो रुझान है आस्था धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, लॉ एक एक करके कौन कहां से जीत गया है, किसने अपनी हार स्वीकार कर ली है, वो डेटा आपके सामने है। और फिलहाल ताजा डेटा आप देख रहे हैं, आनंद कुमार जीत चुके हैं बहराइच से, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ आलोक जी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, क्या अभी आत्ममंथन का दौर है या अब भी आप कहेंगे कि कुछ घंटे रुक जाइए? आत्ममंथन, आखिर क्या गलत हुआ, कौन से मुद्दे कमजोर पड़े? और जिस पीडीए की बात शुरुआत से समाजवादी पार्टी कर रही थी, आपको ऐसा लगा कि शायद मुस्लिम आरक्षण की बात करके आप उन्हें अपनी पिच पर लेकर आए, लेकिन वो पीडीए की पिच पर खेलते रहे, और क्या यही मैसेज जनता तक भी पहुंच गया? नहीं, देखिए, देश ने मोदी जी को पसंद किया है, इस देश में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हमको बहुमत दिया है, हमारा जो गठबंधन है उसे बहुमत मिला है और जल्द ही हम सरकार बना लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने मेहनत की, लगातार मेहनत की, 2022 में जब हमने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीता,
उसी के बाद ही हमने जीती सीटों पर भी अपनी रणनीति बनाई और जहां हम हार गए थे, जो सीटें हमारी नहीं हुई थी, वहां पर भी हमने काम किया। लेकिन जितनी मेहनत हमने की है, जो काम हमारी सरकार में हुआ है, उस हिसाब से हमको उत्तर प्रदेश से इसमें कहीं कोई शक नहीं कि रुझान आ रहा है। उससे ऐसा उससे थोड़ी सी हताशा निश्चित रूप से है, क्योंकि सभी 80 की 80 सीटें जीतने का प्लान, जीतने की रणनीति हमने बनाई थी। और जिस तरीके से कोई पार्टी काम कर सकती है किसी एक इलाके में, किसी अपने एरिया में, भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका रहा है, ये काम करने का तरीका रहा है कि पिछले सालों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला करके दिखाया है। और जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी ने भी जो काम किया है, उसका असर उत्तर प्रदेश पे दिखाई पड़ा है। कोई भी जो समीक्षा करना चाहे वो देख सकता है, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गुजरेगा तो उसको पहले वो से सब बेहतर ठीक है सड़कें आलोक मिलेंगी। जी, ये सारी बातें तो तब तक थी जब तक आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज तो नतीजों का दिन है और मैं अपडेट कर देती हूँ। अब तेजी से रुझान नतीजों में बदल रहे हैं। एनडीए 92 सीट जीत चुकी है, INDIA 44 सीट जीत चुकी है, 202 पे एनडीए आगे चल रही है, 187 पर INDIA आगे चल रही है। ये देश का टैली है। मनमोहन भट्ट जी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मनमोहन भट्ट जी, ये तो तय है अभी तक के अगर रुझानों और आंकड़ों को देखें कि लगभग यही अगर नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस सरकार के स्वरूप को आप कैसे देखते हैं, लोअर हाउस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि INDIA भी मजबूती से चुनाव लड़ा। और एक बार फिर से ट्वीट आपको बता देते हैं, पीएम के समर्थन में LJPR खड़ी है, पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार, ये लिखा गया, रिएक्शन भी आया है। तीसरी बार सशक्त मोदी सरकार बनेगी, चिराग पासवान ने ये ट्वीट किया है, जो लगातार एनडीए का हिस्सा है। और जिस तरीके से रुझानों के बाद फोन पहुंच रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को, और ये स्पेकुलेशन तेज है कि क्या इनके पास भी फोन जा सकता है, क्या ये इधर आ सकते हैं, तो चिराग पासवान ने उस सब पे पूर्ण विराम लगा दिया है, ये मैसेज दे दिया है कि वो एनडीए के साथ है। तीसरी बार सशक्त मोदी सरकार, ये लिख रहे हैं चिराग पासवान। मनमोहन जी, सवाल पर लौटते हुए, आप इस बार लोअर हाउस को कैसा देख रहे हैं? जाहिर सी बात है एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन INDIA भी अब मजबूत स्थिति में है वहां पर, और बहुत से बड़े वादे जो सरकार ने चुनाव में कहे थे, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, POK तक का भी जिक्र हुआ था। तो अब आप मुझे बताइए कि उन मैनिफेस्टोज और मुद्दों को अब आप कहां देखते हैं? सत्तारूढ़ दल ने भी बड़ी बड़ी बातें और प्रोमिसेस किए, और विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो ने भी बड़ी बड़ी बातें और प्रोमिसेस किए हैं। अब इनका क्या भविष्य है? देखिए, जब 2019 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती थी, तो उसके कुछ महीने में ही 370 हटा दिया गया था। बड़ी खबर लगातार आ रही है, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हार गए हैं, एसपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, मोहनलालगंज से हार गए हैं कौशल किशोर जी। आप अपनी बात पूरी करें। तो 2019 में जैसे ही बीजेपी चुनाव जीती थी, एनडीए सरकार बनी थी, उन्होंने 3 महीने के अंदर ही सारे एजेंडे निपटा दिए थे, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे 370 हटाने की बात हो। वो 3-4 महीने में उन्होंने पूरा एजेंडा समाप्त कर दिया था, और आखिरी वर्ष के लगभग आखिरी महीनों में ही राम मंदिर का निर्माण हो गया था। तो बीजेपी का जो एजेंडा था, संघ का जो एजेंडा पिछले 40-50 साल का था, वो पूरा हो गया था। अब एक नया एजेंडा क्रिएट करना था, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके अलावा भी बड़े फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की तरफ बीजेपी सरकार आगे बढ़ती, तो जैसा क्या कि अब ये उतना आसान रह जाएगा? मेरा सवाल यही था, ये राह अब क्या उतनी आसान रह जाएगी? नहीं, अब उतनी आसान नहीं रहेगी। मजबूत है, और इन मुद्दों और पॉलिसीज पर उसका रिएक्शन हम देखते रहे पॉलिटिकली पूर्व में। देखिए, अब ये इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक तो आप अकेले दम पर सरकार चला रहे थे। एनडीए के जो बाकी घटक दल थे, उन्हें साथ लेकर आप चलते थे। लेकिन अब आपको कोई भी फैसला अगर करना होगा, तो जो घटक दल है, उन लोगों को अपने साथ आपको लाना होगा, एक कॉमन कंसेंसस बनाना होगा। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स की बात होती थी, वो बनाना होगा, तब सरकार आगे चल पाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है, जो विपक्ष पहले डरा हुआ, सहमा हुआ रहता था, उसकी आवाज बहुत ज्यादा नहीं सुनाई देती थी। हालांकि बाद में उन्होंने जिस तरीके के एजिटेशंस कई बार किए, अब पहले दिन से जो संसद के भीतर, लोअर हाउस के भीतर जिस तरीके का माहौल होगा, वो पिछले 2 संसदों के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होकर विपक्ष अपनी बात रख पाएगा। और जो नैरेटिव बीजेपी लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सेट कर रही थी, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर कि ये नेता नहीं है, पार्ट टाइम नेता है, तो इस बार चाहे वो 44 से 54 पहुंचे, 54 के बाद 90+ के आसपास कांग्रेस पहुंच गई है, लेकिन जो पिछले 1-1.5 साल से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसको अभी तक लोग हल्के में मान रहे थे। कल शाम तक भी अगर कोई ये कहता था कि 90+ या 100 के आसपास कांग्रेस आएगी, तो उस बात को खारिज कर दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा दखल होगा,
संसद के भीतर, कांग्रेस के भी लगभग 100 के आसपास सांसद होंगे, ममता बनर्जी के भी होंगे, मजबूत तो स्थिति बहुत में आक्रामक। एटलीस्ट विपक्ष इस बार नजर आ रहा है। और साथ ही हम ये भी जिक्र कर रहे हैं जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और जो विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। मैं एक और सेना से जुड़ा हुआ भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अग्निवीर योजना बैकफायर की गई है? क्या उसको भी जो उठाया गया विपक्ष की तरफ से वो घर कर गया लोगों के जहन में? इसका भी नुकसान हुआ बीजेपी को? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। अग्निवीर योजना, मैं मतलब अगर गढ़वाल की मैं बात करता हूं, उत्तराखंड पहाड़ से मैं आता हूं, तो अग्निवीर योजना को खास तौर पर उत्तराखंड में भी प्रचारित किया गया, लेकिन यहां पर अग्निवीर नहीं चला। लेकिन अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात करते हैं, वहां पर, या राजस्थान की भी बात करते हैं, तो सेना में भर्ती होने के लिए यहां से भी लोग जाते थे। और निश्चित रूप से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से प्रचारित की गई थी, कई जो रैलियां हुई थी उसमें बात कही जा रही थी कि आज आपको कोई हवलदार दिखाई देता है, रिटायर्ड हवलदार या ऑनररी कैप्टन दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। और चलिए आपके पास पहुंचूंगी, क्योंकि अब उलटफेर हो ही गया है, तो उसके मायने क्या हैं अपने दर्शकों को बता दें। यूपी में उलटफेर के मायने क्या है? महंगा पड़ा पुराने चेहरों पर दाव, ये क्वेश्चन मार्क। कांग्रेस एसपी गठबंधन को हल्के में लिया गया क्या? ये भी यहां पर सवाल उठता हुआ। ओबीसी और दलित वोटर्स ने भी चोट पहुंचाई है। तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो रुझान फिलहाल आपको दिख रहे हैं। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला सफल साबित हुआ है। बसपा का वोट बैंक समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा बीजेपी का पसमानदा प्लान सफल नहीं हुआ, जहां से उसे उम्मीद थी कि आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमान वर्ग उसके साथ आ सकता है। मुस्लिम आरक्षण मुद्दा उल्टा पड़ गया है। बार बार कर्नाटक के मॉडल को कोट करना इसने साथ नहीं दिया। चुनावी सभा से स्थानीय मुद्दे गायब रहे। सहयोगी दल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। कैंडिडेट से नाराजगी, बहुत सी जगह पर तो अपने कैंडिडेट को वहां के विधायक पसंद नहीं कर रहे थे। काम की जगह मोदी के नाम पर वोट मांगे। राम मंदिर के मुद्दे पर ज्यादा निर्भर रहे, इसको लेकर भी चर्चा है। महंगा पड़ा है पुराने चेहरों पर दांव, जिनका फीडबैक भी नेगेटिव था उनको वापस से रिपीट किया गया। कांग्रेस एसपी गठबंधन को हल्के में लिया गया। ये बड़ी चीजें हैं। ओबीसी और दलित वोट ने चोट पहुंचाई। ये फिलहाल कुछ सेलिएंट पॉइंट्स हैं जो निकलकर सामने आए हैं। चर्चा के लिए रुक कर लेते हैं वीरेंद्र चौधरी जी। ये जो बातें अभी हमने आपसे कही, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे या इसको और इलेबोरेट करके समझाना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक स्टार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं पहले डिबेट में कह रहा था कि 14 राज्य भारत में ऐसे थे 2019 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अकेले 50% से ज्यादा वोट मिला था। और आपको आश्चर्य होगा कि उन 14 में से सिर्फ 3 राज्य में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। यानी कितने राज्यों में कम मिला? 11 राज्यों में बीजेपी ने अपने वोट लूज किए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की असंयमित भाषा का प्रयोग किया, ये भारतीय सभ्यता के खिलाफ था और इसी के खिलाफ इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनके साथ जो नेता खड़े थे, मन से जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं का, और मैं उससे ज़्यादा कहूँगी कि इस प्रदेश की जनता का जिस तरह से मखौल उड़ाया, जिस तरह से उनकी मुद्दों को किनारे रख करके उन्होंने फिर तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रदेश को ढकेलना चाहा, साफ लफ्ज़ों में इस प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया है। जी, तो आप आराधना मिश्रा मोना को इस वक्त सुन रहे थे। कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश से संबंधित, और लगातार अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर। कुछ राज्यों की अगर बात करें वीरेंद्र जी, 2019 से आप कंपेयर कर रहे थे, लेकिन इस बार तस्वीर काफ़ी बदली है और फिलहाल 95 सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। INDIA गठबंधन 46 सीट जीत चुकी है। और ओवरऑल रुझान की बात करें तो 295 पर भाजपा आगे और 232 पे INDIA इस वक्त आगे चल रहा है। अब मोटा मोटी तौर पर आकलन है कि तकरीबन 2 से 3 घंटों में ये स्थिति साफ हो जानी चाहिए। और सपा कहां से आगे वो भी जान लीजिए। कैराना, गाजीपुर, घोसी, कन्नौज, अंबेडकर नगर, मैनपुरी से आगे है समाजवादी पार्टी। जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली से समाजवादी पार्टी आगे है। इसके अलावा बलिया, लालगंज, बस्ती, रामपुर में सपा आगे है। एटा, प्रतापगढ़, जालौन, बांदा में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे है। यूपी में समाजवादी पार्टी कुल 34 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें कैराना, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़ समेत कन्नौज, अंबेडकर नगर, मैनपुरी जो कि सपा का गढ़ कहा जाता रहा है, यूपी में SP 34 सीटों पर आगे है। वीरेंद्र जी,
जिन जगहों का मैंने नाम लिया उनमें वो जगहें भी शामिल हैं जिनको गढ़ कहा जाता रहा है, और बाई इलेक्शन में ये सीटें सपा के पास से चली गई। बीजेपी आई और इस चुनाव में उसने आकर के सबसे पहले कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, परिवारवाद से छुटकारा मिलना चाहिए, अब सिर्फ काम के आधार पर जनता आंकती है। लेकिन आप देखिए कि तकरीबन वही सीटें, आजमगढ़, रामपुर, ये हॉट सीटें रही, चर्चा का विषय रही कि दोनों ही मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बीजेपी के पास बाई इलेक्शन में चली गई। लेकिन अब यहां से सपा के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। यादव परिवार के ज्यादातर सदस्य जो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी आगे चल रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, माने ये है, जो मैं स्विंग की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश में 8% वोट